सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों के कारवा में आज आप सुनिए शैलेन सागर जी की कहानी संगीन जुर्म का तीसरा भाग। ये कहानी साहित्यिक पत्रिका हंस के जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। एक अजब सी उद्विग्नता जमीर के अंदर फुफकारे मार रही थी। हालांकि कभी उसे ये बेवजह भी लगती। दूसरों को लेकर चिंतित होना बेमानी था। नागरिकता विरोधी आंदोलन में असगर को लपेटने के अलावा उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो गहरी परेशानी और बेकली का सबब हो। अलबत्ता अंदर कुछ था जरूर जो उन्हें बेचैन किए रहता, पता नहीं काल्पनिक या वास्तविक। ऐसा कई बार होता है जब हम संतप्त, अस्त व्यस्त या अराजक महसूस करते हैं और उसका कोई कारण खोजने में नाकामयाब रहते हैं। अलबत्ता कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होता ही है, कहीं छिपा, ढका, मुंदा। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने मन के 3 स्तरों की बात की है: चेतन, अचेतन, अवचेतन। अचेतन तो गड़ा है ही जहाँ यादें दफन हो जाती हैं, जो तात्कालिक और अहम नहीं है, उसका ठिकाना अवचेतन में बन जाता है, जो गाहे बगाहे चोर सिपाही की मानिंद अपनी जगह बदलते रहते हैं। अलबत्ता कभी अवचेतन से चेतन का फासला तय करना भी खासा मुश्किल हो जाता है। कभी ये यादें अपनी शक्ल और सीरत बदलकर या विकृत रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें पहचानना उस शख्स के लिए भी नामुमकिन होता है, पर ये दिल दिमाग पर बड़ी बेदर्दी से ठकठकाने लगती हैं। असगर दुखी तो था ही, पर उत्तेजित और आक्रोशित भी कम नहीं था। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब शहर में कहीं न कहीं आंदोलन, प्रदर्शन या धरना न होता हो। कभी छात्र तो कभी मजदूर, कभी वकील तो कभी अध्यापक या सरकारी कर्मचारियों के संगठन। कुछ महकमों के सामने 12 महीने तंबू, लाल झंडे और माइक पर दहाड़ते लोग नजर आते हैं। इंकलाब के नारे गूंजते रहते हैं। कभी तोड़फोड़ की खबरें भी आती। क्या इन समूहों के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाता है? एक तरफ सरकार और प्रशासन के विरुद्ध रोष था, तो दूसरी तरफ अब्बू और अम्मी के अपमान और पीड़ा पर गहरा क्षोभ और दुख। बिना जेल के कैद रहने का एहसास असगर को रात दिन सालता था। जब अदालत के हुक्म से पोस्टर हटाए गए और कुछ एक को छोड़कर बाकी के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने का ऐलान हो गया, तब असगर ने बाहर की दुनिया देखी। पेड़ पौधे, आदमी, जानवर, बाजार, मोहल्ले, गाड़ियां, शोर और न जाने क्या क्या। पहली बार लगा उसे कि आदमी की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ चीजों से मिलकर पूरी होती है। हमें उनकी मौजूदगी का एहसास भले ही ना हो, पर इन सब तत्वों, चर अचर वस्तुओं या जीवों की जिंदगी में एक निर्णायक की भूमिका होती है, और यही जीवन में पूर्णता की अनुभूति कराते हैं। पूरे घटनाक्रम से असगर के अंदर समाज, सत्ता और सियासत के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हो गया था। अम्मी, अब्बू और परिवार का ख्याल न होता तो शायद वो अपने अंदर उमड़ते आक्रोश को काबू नहीं कर पाता। सबसे अधिक तकलीफ उसे अपने आसपास के लोगों और दोस्तों के आचरण को लेकर थी। अपने परिचित हिंदुओं के व्यवहार को वो समझ सकता था, पर अपने ही भाई, बंधु और करीबी लोग जैसे कन्नी काटते नजर आते, या तो निगाह फेर लेते और या बच बचाकर निकलते दिखते। कुछ बुजुर्ग समझाइश में मुब्तला हो जाते। अरे पारे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इन खुराफातों में शामिल होने की क्या जरूरत थी? कल को सरकारी मुलाजिम बनने का मौका मिलेगा, तब ये सब देखा जाता है। भैये, पुलिस की नजरों से दूर रहो। असगर अपने उबाल को किसी तरह जब्त किए रहता। बुजुर्गों को पूरी इज्जत देने और उनके सामने खामोश रहने की बचपन की सिखलाई थी। अलबत्ता उसे ये दुख जरूर था कि बिना सच जाने या दरियाफ्त किए सबने उसे मुलजिम करार दिया था। उससे कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। शायद अम्मी अब्बू भी इसी जमात में शामिल थे। बस एक शख्स था जिससे उस पर पूरा यकीन था, और असगर भी उसके विश्वास के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। अमृता प्राइमरी से 10वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। पहले उसका परिवार भी इसी मोहल्ले में रहता था, पर जमाने की आबोहवा के मद्देनजर
अब दूसरे इलाके में निवास करने लगा था। बचपन का संग साथ, लड़ना झगड़ना, रूठना, खुट्टी करना कब पहले दोस्ती और धीरे धीरे एक रागात्मक रिश्ते में रूपांतरित हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला भावनाओं के बहाव में भला धर्म क्या अड़चन पैदा कर सकता था। दरअसल शुरुआत में यह ख्याल भी कभी उनके अंदर नहीं आया था। अरसे से दोनों संप्रदाय के लोग साथ रहते आए थे और उनके मेल मिलाप में भी कभी कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ। बचपन से रमेश और सगीरा की प्रेम कथा का वृत्तांत असगर सुनता आया था। जब उन दोनों ने एक दूसरे से ताउम्र बंधने का फैसला किया तो मुखालफत तो जबरदस्त हुई, खासा तनाव भी हुआ। बात कानाफुसियों से शुरू होकर लपलपाती जीभों से उग्रता और उत्तेजना के बरसते शोलों की मानिंद फैली। मामला पुलिस तक भी गया। दोनों बालिग थे और अदालत में पेश होकर उन्होंने आपसी रजामंदी से शादी का इकरार किया था। बस बात खत्म। अलबत्ता रमेश और सगीरा को इस शहर ने पनाह नहीं दी और वे एक लंबे अरसे तक गुमनामी की जिंदगी में तकरीबन बेवजूद रहे। पहले शाहीन बाग और फिर कोरोना दोनों ने एक नए तरह का खौफ पैदा कर दिया था। फर्क महज इतना था कि पहले की गिरफ्त में महज मुस्लिम कौम थी, लेकिन कोविड का आतंकी साया देश क्या समूचे लोक में था। क्षेत्र, समाज, समृद्धता, संपन्नता और धर्म की चौहद्दियों को पार करता हुआ कोरोना के भय ने लोगों को एक दूसरे की जरूरत का एहसास कराया था। दूर दराज में बसे नाते रिश्तेदार न तो पास आ सकते थे और न आना चाहते थे। न जाने कितनों की अंतिम यात्रा बेटे बेटियों, भाई बहनों जैसे अपनों की शिरकत के बिना संपन्न हुई। कभी पड़ोसी शामिल हुए तो कभी अपने को खतरे में डालकर निस्वार्थ सेवा भाव में डूबे कुछ युवा या एनजीओ। बेरोजगारी और खालीपन के इस दौर में असगर और अमृता ज्यादा करीब आ गए थे। अमृता उसके समर्थन और संरक्षण की ढाल सरीखी थी। वो उसकी निराशाओं, कुंठाओं और बेचारगी को थामे रहती, उसे अवसाद और लाचारी के अंधेरे गर्त में डूबने से बचाए रखती और इस मुहिम में वो अकेली थी। कोरोना का दूसरा भयावह दौर खत्म हुआ और लड़खड़ाते कदमों से कुछ हद तक स्थिति सामान्य नजर आने लगी। आना जाना, मेल मिलाप शुरू हुआ और कई महीनों बाद असगर और अमृता मिले। मुलाकात के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ी। आखिर कुछ महीनों की दूरी की भरपाई करनी थी ना। अपने मेलजोल को लेकर उनके अंदर किसी तरह की कश्मकश नहीं थी। दोनों ही खाली थे और अपने सामर्थ्य व हैसियत के मुताबिक अध्ययन करने के बाद बेरोजगारी, अपमान और उपेक्षा का दंश झेल रहे थे। असगर और अमृता की मित्रता की जानकारी छोटे भाई को थी। आमना भी उसे जानती तो थी ही और उसे पता था कि स्कूल के दिनों में असगर की उससे खूब बनती थी। मोहल्लेदारी के नाते 2-4 बार अमृता आमना से मिलने घर भी आई थी और आमना उसकी सरलता, सौम्यता और सुघड़ता को पसंद करती थी। पर इस पसंदगी के पीछे न तो कोई वजह थी और न ही इससे ज्यादा सोचना कतई जरूरी था। अलबत्ता अब्बू इस रिश्ते से पूरी तरह अनजान थे। उनका तो सारा ध्यान परिवार के जरियामाश के लिए कमाने और बेटों का भविष्य बनाने पर केंद्रित था। इधर कोरोना ने उन जैसे रोजमर्रा कमाने वालों की कमर तोड़ दी थी। उस शाम असगर और अमृता शहर के इकलौते रजा पार्क की हरी भरी घास पर दीन दुनिया से बेखबर बैठे धड़कते दिलों से निसृत संगीत के हृदय स्पर्शी राग में खोए थे। ये पहली बार नहीं था, कभी कभार वे यहाँ आते थे। छोटे शहर में मेल मिलाप के ज्यादा स्थान भी नहीं थे। एकाध परिचित दिख भी जाता तो वे बेखबर रहते। इस दौर में दो युवाओं का सार्वजनिक स्थल पर साथ बैठना या एक दूसरे में मशगूल रहना कोई खास परिघटना नहीं थी। एकाएक एक बेंच पर अब्बू बैठे दिखाई दिए। बमुश्किल 20-25 फीट की दूरी पर बैठे जमीर की नजरें असगर से टकराई। असगर को झटका सा लगा। कुछ पलों के लिए वो जड़ रह गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता या कर पाता, अब्बू वहां से उठकर चले गए थे। जमीर अमृता को शक्ल से पहचानते थे,
पर असगर को साथ देखकर वो सकते में आ गए। उनका दिल दिमाग झंझना उठा। असगर का भविष्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और देश समाज के मौजूदा हालात को बखूबी समझते हुए उनके अंदर रोष, बेचारगी और चिंता के मिले जुले भावों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। उन्होंने तुरंत घर का रुख किया और अंदर कदम रखने के साथ ही आमना पर बरस पड़े। अरे ये असगर क्या गुल खिला रहा है, काम धंधा कुछ है नहीं। और लगभग चीखते हुए उनकी आवाज जैसे फट गई। उनके गेहुए चेहरे पर स्याह बादल घिराए और उसे विकृत और विरूप बना गए। नवंबर के खुशनुमा मौसम में उनके चेहरे पर उग आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उनकी छटपटाहट को जाहिर कर रही थी। आमना हैरान परेशान, मामला कुछ बेहद संगीन था। पानी का गिलास लेकर वो अपने शौहर के पास आई। मियाँ, सब खैरियत से तो है? क्या हुआ? एकदम से कुछ कहते न बना ज़मीर को। वो बेचैनी से उस छोटे से आंगन में टहलकदमी कर रहे थे। कभी कुछ बुदबुदा रहे थे जो कोई दूसरा नहीं बूझ सकता था। आमना ने समझने की भरसक कोशिश की पर नाकाम रही। अरे कुछ तो बोलो, या यूं ही बौराए अपना सीना जलाते रहोगे? ज़मीर ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने को संयत करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। अरे क्या कहर टूट पड़ा। आमना बिफर पड़ी। आमना, ये असगर उस लौंडिया के साथ कब से घूम रहा है? लौंडिया? कौन सी? आमना सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए वो सख्ती में आ गई। उसका सिर चकराने लगा। साफ साफ बताओ, कौन सी लड़की? घबराहट भरे स्वर में उसने पूछा। अरे वो लाला लोग जो पहले इस मोहल्ले में रहते थे, अब शायद राजद्वारी में कयाम है उनका। वो अपने मोहल्ले वाले सक्सेना, उनकी बेटी अमृता की बात कर रहे हो? नाम मैं क्या जानूं, पर लड़की वही थी। पार्क में दोनों साथ बैठे थे। सुनकर आमना को बहुत हैरानी हुई, पर साथ ही सुकून का एहसास भी हुआ। भली लड़की है वो, एक आध बार मुझसे भी मिलने आई है। अरे तुमसे मिलना अलग बात है, पर असगर के साथ इस तरह खुलेआम घूमने का क्या मतलब है? ज़मीर कुछ क्षण के लिए खामोश हुए और फिर पूछा, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है? बेकार की बात मत किया करो, एकदम गलत क्यों सोचने लगते हो? आजकल लड़के लड़कियों का मिलना जुलना कोई खास बात नहीं है। मिल गई होगी बाजार में तो बतिया रहे होंगे। आमना, पार्क में एक साथ बैठना, किसी ने देख लिया तो खुदा जाने क्या तोहमत लगा दे। आमना के अंदर चिंता की एक लहर सी दौड़ गई। दिल की धड़कनों की रफ्तार में कुछ इजाफा महसूस हुआ। दीन दुनिया से नावाकिफ नहीं थी वो, न ही नाख्वानदा थी। लव जिहाद जैसे कुछ बोल उसने भी सुने थे। तमाम झगड़ों विवादों के बावजूद हिंदू मुसलमानों में सदियों से मेल जोल रहा है और काफी हद तक समाज इसे स्वीकार भी करता था। गंगा जमनी संस्कृति का गुणगान भी खूब होता था, पर मुंह से निकलते बोल वहीं तक सीमित रहते और दिल दिमाग पर उनका अक्स नहीं बनता। दो मजहबों के युवाओं का साथ घूमना फिरना एक सीमा तक ही बर्दाश्त था। उसे मेल जोल की किसी औपचारिक रिश्ते में बांधना कतई असहनीय था। ये उनके धर्म, संस्कृति और अस्मिता पर हमला था। मैं बात करती हूँ उससे, शौहर से ज्यादा अपने को समझाते हुए समझा दूंगी उसे। परेशान मत हो, हमारा असगर समझदार लड़का है। काम न होने की वजह से बेकरार और गमगीन जरूर है। तुम हर बात को हल्के में ले लेती हो। अभी फोन करके बुलाओ उसे, मैं ही खबर लूंगा उस नालायक की। बच्चा नहीं है, सोच समझ कर हर काम करना चाहिए। एक मुसीबत से तो किसी तरह निजात पाई है, वरना जेल जाने में कोई कसर बाकी नहीं थी। देर तक असगर घर नहीं लौटा। अब्बू तो काम पर चले गए थे, पर आमना बेहद हैरान और घबराई हुई थी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब भी आमना उसे बुलाती वो दौड़ा चला आता, और आज तो मामला खासा संगीन था। असगर, शौहर के सामने ही फोन किया था उसने। कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं, पास ही हूँ, असगर ने सामान्य ढंग से जवाब दिया।
किसके साथ हो? न चाह कर भी उसकी आवाज में तल्खी और खफगी आ गई थी। पूरा माजरा साफ था, उसे समझने में किसी पशोपेश का सवाल ही नहीं था। असगर की नजरों में बेंच पर बैठे अब्बू का चेहरा घूम गया। न चाहते हुए भी उसकी निगाह अब्बू से टकरा गई थी। मन ही मन उसने परवरदिगार को शुक्रिया अदा किया कि अब्बू ने वहाँ कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की थी और खामोशी से रवाना हो गए थे। सोचकर उसे झुरझुरी सी हुई। अमृता के साथ उसने दिल दिमाग को साधते हुए कहा, क्यों इस तरह एक पराई लड़की के साथ? आमना उबल पड़ी। शायद ज़मीर की मौजूदगी में उसकी भावनाओं में उफान पैदा कर दिया था। अम्मी, असगर ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो पराई नहीं है, आप भी उसे अच्छी तरह जानती हैं और हमारे घर भी आती जाती रही है। मेरा जानना अलग बात है, आमना ने चिढ़न भरे स्वर में कहा। तुम नौजवान हो, तुम्हारा एक लड़की के साथ घूमना कतई वाजिब नहीं है। लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं ना। न तुम्हारे साथ पढ़ती है, ना ही वो लोग अब हमारे मोहल्ले में रहते हैं। अम्मी, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? उसकी आवाज तेज हो गई। इसी जमाने की। इस बार आमना ने बात काटी। अम्मी घर की चार दीवारी में रहती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दीन दुनिया से बेखबर हूँ। कैसा माहौल चल रहा है, तुझे इल्म नहीं है क्या? हम लोगों को बेहद होशियार रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी, न जाने क्या सोच रही हैं आप। कई दिनों बाद आज अचानक मिल गई तो साथ बैठकर चाय पीने लगे। पता नहीं अब्बू कहाँ से टपक पड़े। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, अव्यक्त सा रोष और बेबसी भरा क्षोभ था। बेकार की बहस मत करो, फौरी घर आ जाओ, कहकर आमना ने फोन काट दिया। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।